बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्त साहब आप खैर वाफियत से होंगे। आपका दोस्त आमिर हक करंट अफेयर्स की एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नहायत मुख्तसर है मगर उसी वक्त अहम भी है, ज़रूरी भी है और मुल्क के हालात को बिलखुसूस जब इस्तेहकाम चाहे वो सियासी हो या माली, उस एतबार से जो वीडियो आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो नहायत ही मुफीद भी है और अहम भी है और ज़रूरी भी। दोस्तों, मुल्क की सियासत पर जब मैं बात करने लगता हूँ तो शायर का मुझे वो शेर याद आ जाता है कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी पड़ी है तवाइफ तमाशबीनों में। हमारे मुल्क की सियासत का 7 दहाइयों बल्कि 7+ डेकेड्स हो चुके हैं। यही हाल है कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, माली भी है, अखलाकी भी है, मुआशरती भी है, अदालती भी है। अलगर्ज जितने मामलात हैं मुल्क की सियासत के अंदर वो इसी नशेबो फराज का शिकार रहे। मगर आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी डेवलपमेंट जो है उसकी एक पॉसिबिलिटी नजर आई है, उसकी एक जरूरत जो है वो नजर आई है। नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तकरीर की गुजरांवाला के स्टेडियम के अंदर, जो कि हदफ तनकीद और मौजूद सुखन है, बल्कि टॉक ऑफ द टाउन है। इंडिया ने काफी कवरेज दी और जो जुमले उसमें बोले गए वो स्टैब्लिशमेंट के लिए और मुल्क की सियासी तंजीमों और जो सियासी पार्टीज हैं उनके लिए एक अलमिया भी है और एक सिग्नल भी है, इस हवाले से कि वो मुस्तकबिल के अंदर अपना क्या लाया अमल इख्तियार कर सकते हैं। तो इसी शेर के मिसदाक हैं कि जरा सी बात पे बरसों के यराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। नवाज शरीफ साहब जो स्टैब्लिशमेंट के बड़े महबूब, लाडले, बड़े चहेते और उनके गोदी बच्चे हुआ करते थे, जब वो गुजरांवाला के अंदर तकरीर करते हैं और डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और डीजीआईएसआई को वो हदफ तनकीद और निशाना बनाते हैं, उसके बाद एक हवा क्रिएट होती है पाकिस्तान की सियासत में और एक कशमकश क्रिएट होती है पाकिस्तान की सियासत में, जो मुख्तलिफ किस्म के सवालात को जन्म देती है, मुख्तलिफ किस्म के इम्कानात को जन्म देती है। नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से कुछ तारीखी बातें मैं करना चाहता हूँ जो कि समझने में हमें मुमद्दिद व मुआविन होंगी। नवाज शरीफ साहब जब तक मुल्क में रहते हैं तब तक ये कौम के उन इदारों के बारे में बात करते हैं जिन पर इनका असर रसूख हो सकता है, जिनमें ये सियासी भर्तियां कर सकते हैं, जिनको ये करप्ट कर सकते हैं, पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। उन तमाम इदारों पर ये अपना हाथ साफ करते हैं। मिसाल के तौर पर नैब है, इसी तरीके से अदलिया, पुलिस है, ये इन इदारों पर अपने हाथ साफ करते हैं। मगर जब इनकी दाल नहीं गलती और ये समझते हैं कि अब जो स्टैब्लिशमेंट हकीकी मानों के अंदर है, या जीएचक्यू जो है, क्योंकि पाकिस्तान का पाकिस्तानी सियासत का एक अहम सुतून है और दुनिया की किसी भी सियासत में इस वक्त जो है वो स्टैब्लिशमेंट बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, चाहे वो जमहूरी उरूज का दावा करने वाले मुल्क हों। तो स्टैब्लिशमेंट के साथ जब नहीं बनती है तो ये मुल्क से फरार की राह इख्तियार करते हैं। तो पीटीआई गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती जो है वो कि वो अपने ही बनाए हुए उसूलों से हम बड़े ही तंग हैं और बड़े ही पिसे हुए हैं। ये अवामी जो हमारी कौम है, इन उसूलों से, इन कवानीन से वो इस मुल्क से चले जाते हैं और इस मुल्क से चले जाने के बाद जब उनको महसूस होता है कि बैक डोर, और जब शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो इनकी एक उम्मीद की किरण नजर आती है। मगर जब जीएचक्यू से वो वाइब्स और वो सिग्नल्स इनको नहीं मिलते जो अरसा 3 दहाइयों से, सिंस 3 डेकेड्स इनको मिल रहे थे, तो ये अस्सलाम वालेकुम करके उन्हीं पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि यही जनरल कमर जावेद बाजवा थे जिनको अपॉइंट नवाज शरीफ ने किया था। ये भूल जाते हैं कि जब उनकी मुद्दत जो तैनाती है वो खत्म होती है, जॉब का जो रिटायरमेंट उनकी करीब आती है, तो एक्सटेंशन पीटीआई जब करने की बात करती है तो ये लोग हाथ पैर जोड़कर
जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर थप्पे लगाते हैं और साइन करते हैं और मोहरें लगाते हैं और उनको एतमाद कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और इन पर जो है ना वो चारों तरफ से तनकीद की जाती है, मगर ये खंदा पेशानी से कबूल करते हैं जी। मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर या मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम कायम रखने के लिए हमने ये किया। आपने इसलिए नहीं किया था, आपने इसलिए किया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को आप एक्सटेंशन देंगे तो वो आपको थोड़ी सी एक्सटेंशन दे देंगे दूसरे लफ्जों के अंदर, मगर जब वो इनको नहीं मिलती तो जनरल कमर जावेद बाजवा हर मसले की जड़ और मुश्किल जो है वो कमर जावेद बाजवा। मैं इस वक्त फौज को दिफा करने के लिए पीटीआई को या हुकूमत को दिफा करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि ये लम्हा फिक्रिया है इस वक्त, ये एक टर्निंग पॉइंट है हमारी कौम के लिए, हमारी सियासी पार्टियों के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बैक वक्त। नवाज शरीफ की ये तकरीर जो है इसके इतने फायदे हैं कि अगर समझने वालों के लिए, उलिल अबसार, उलिल अलबाब, अकल रखने वालों के लिए, शऊर रखने वालों के लिए, कि पाकिस्तान में जब कभी भी सियासी इंतशार आया है, अस्करी इंतशार आया है, तो हमें धड़ेबंदी पार्टीबाजी होती दिखाई दी है। मगर ये वक्त है कि हम समझें कि जो बंदा 3 दहाइयों तक स्टैब्लिशमेंट का लादला और गोद में बैठा रहा है वो किस तरीके से आप इनको आंखें दिखा रहा है। और इसी तरीके से सियासी पार्टियों को चाहिए कि वो समझ लें कि आप इन स्टैब्लिशमेंट की बड़ी खिदमत करते दिखाई देते हैं और अपने जाती और इनके मफादात को आप जो है वो अपनी आंखों और अपने माथे का झूमर बनाते हैं, आंखों का सुरमा बनाते हैं, और उसके बाद जो है ना वो आपको क्या किया जाता है आपके साथ। तो ये वक्त है हर एक इंसान, और फिर इसी तरीके से कौम को समझने का भी ये वक्त है कि कौम भी समझे कि हम जिनको लीडर समझते हैं कभी इनका जमीर जाग जाता है अपनी जात के लिए और कभी इनका जमीर सो जाता है। इसी जनरल कमर जावेद बाजवा को ये वोट देते हैं और इसी के बारे में जुबान दराजी करते हैं, तो जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको भी समझना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है इसका ताल्लुक माजी के साथ है और बिलखुसूस सदर आसफ जरदारी साहब के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि आसफ जरदारी साहब जो साबिक प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, एक्स प्रेसिडेंट, उनसे एक तकरीर करवाई गई जो उस वक्त भी ज्वाइंट अपोजिशन थी। तो नवाज शरीफ साहब ने उनके पुष्ट पर थपकी देकर कहा, जनाब चुक दे फटे, आप स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कर दे बात, हम आपके साथ हैं। इन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात कर दी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब पीछे से गायब, कदम बढ़ाओ जरदारी साहब, हम आपके साथ हैं। तो इनकी क्यादत में जो इन्होंने पीछे नमाज नीति थी वो पीछे पलट कर देखा तो मुक्तदी ना थे, ना नून लीग थी। तो जरदारी साहब जो हैं ये बेसिकली ये गैंग वॉर से ताल्लुक रखते हैं, गैंग साइकी है इनकी। तो ये दुश्मनी को दिल में और इंतकाम की आग को दिल में ये बिफरने देते हैं। तो वो जो शोला जो जवान हो रहा था वो ज्वालामुखी बनकर फट चुका है और नवाज शरीफ साहब से ये तकरीर करवाई गई और उसके बाद पीपल्स पार्टी मैदान के अंदर नहीं दिखाई दे रही। इस तकरीर ने स्टैब्लिशमेंट को होश दिलाई। उन्होंने कहा भाई हम जिनके साथ मुलाकातें कर रहे थे, अगर आप इमरान खान साहब का कल का इंटरव्यू देखें जो ARY के ऊपर है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं समझता हूं, उन्होंने खुल के कहा है, मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा साहब ने गलती की कि वो इनसे मिलते रहे। और जिस पर साबिर शाकिर ने कहा कि आपको पता था वो मिल रहे हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं जी मुझे पता था मुलाकातें हो रही हैं मगर गलत होता रहा, हमने इन लोगों के साथ बात करनी है जो कल को हमें ही काटेंगे। इसका मतलब ये है कि सारे मिलकर जो है ना वो कौम का जो है ना वो चेक काट रहे हैं और ये समझते ये हैं कि जनाब जमहूरियत हो रही है, हम इनकलाबी हैं, हम बड़े इकदाम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, इल्ला ये कि अब एक कदम उठाया जाए जो कि नवाज शरीफ की तकरीर के नतीजे में हमारे पास एक पॉइंट उठाया। अब इनकी गैरत जाग गई है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक एक लेटर लिखा गया है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से लिखा गया है यूके को। उसमें ये डिमांड की गई है कि नवाज शरीफ साहब को वापस भेजा जाए। अब वापस भेजने के लिए एक कानून होता है जिसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। एक्स्ट्राडिशन किसे कहते हैं पहले हम ये आपको दिखाते हैं। जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, ये ब्रिटानिका की साइट है, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं एक्स्ट्राडिशन किसे कहते हैं। एक्स्ट्राडिशन कहते हैं इन इंटरनेशनल लॉ द प्रोसेस बाय विच वन स्टेट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ अनदर affects the return of a person for trial for a crime punishable by the laws of the requesting state and committed outside the state of refuge. एक्स्ट्राडिशन का लॉ कहते हैं ऐसे कानून को जिसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क से किसी क्रिमिनल का मुतालबा करने का हक रखता है। वो ये मुतालबा कर सकता है कि जो मुजरिम है, ये आपके हमारी स्टेट का जो मुजरिम है, ये आपकी स्टेट के अंदर पनाह लेकर बैठा हुआ है, इसको आप वापस कर दें। तो ये हक रखता है जब आपने कोई ट्रीटी साइन की हो एक्स्ट्राडिशन की। और इसका इतलाक किन लोगों पर होता है ये आगे मैंने हाईलाइट कर दिया आपके सामने। तो एक्स्ट्रेडेबल पर्सन्स इंक्लूड दोज चार्ज विद क्राइम बट नॉट येट ट्राइड। ऐसे लोग जिनके ऊपर इल्जाम है जुर्म का मगर उनका
अदालती फैसला उनके सामने नहीं आया हुआ, उनको अदालत के सामने नहीं खड़ा किया गया। And those tried and convicted who have escaped custody, कहते हैं वो भी कि जिनका जो है अदालती ट्रायल भी हुआ है और उन पर जुर्म जो है वो साबित भी हो गया है, मगर वो भाग गए हैं कस्टडी से। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इस कैटेगरी से, सेकंड कैटेगरी से। तो इनके लिए एक बैनिशमेंट का तरीका हो सकता है, बैनिशमेंट एक्सपल्जन का, और डिपोर्टेशन का तरीकाकार हो सकता है। अब मैं यहाँ पर जो बात करने लगा वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के वापसी का जो मुतालबा फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर खत जो सामने आया उसने किया है, और जो लेटर लिखा गया है मिस पटेल को, उसमें इनकी एक्सटेंसिव पावर्स जो हैं उनके यूज को जो है उस पर प्रेशराइज किया गया है कि जनाब आप मिस्टर नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट करें, और ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं इस पर ये बात करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ को ही क्यों डिपोर्ट किया जाए। इसाक डार है, हसन और हुसैन नवाज शरीफ है, इसी तरीके से शहबाज का बेटा है, अल्ताफ हुसैन है, और कई मर्डर्स हैं, यूएई के अंदर कई लोग छुपे हुए हैं। इस वक्त ये हमारे लिए एक पॉइंट है जहां रुक कर हमें कानून साजी करने की जरूरत है। और मैं इस हवाले से आपको बता दूं कि यूके के साथ हमारी बात चलती भी रही है एक लंबे अरसे से, जिसमें हम कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरीके से इनको वापस लेके आया जाए। अभी रिसेंटली पिछले महीने के अंदर भी ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान कंसीडर्स नवाज शरीफ एक्सट्रेडिशन फ्रॉम यूके। अब इस पर जो है मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन टाइम है नवाज शरीफ की इस तकरीर के बाद। मगर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ डिपोर्ट तक हम बात, डिपोर्ट मसले का हल नहीं है। इमरान खान साहब डिपोर्ट अगर करवाएंगे या एस्टेब्लिशमेंट इसमें सपोर्ट करेगी तो ये हमें करेक्टर, एक पर्सनल पॉलिटिकल जो है ना वो विक्टिमाइजेशन की एहसास होगा साफ तौर पर। इस वक्त जरूरत ये नहीं है कि नवाज शरीफ को सिर्फ डिपोर्ट किया जाए, जरूरत यह है कि एक मुस्तकिल कानून साजी की जाए। होता ये रहा है माजी के अंदर कि गरीब मुल्कों से मुजरिम पॉलिटिशियंस, फौजी, चोर उचक्के, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, ये मालो मता, माले गनीमत इकट्ठा करते हैं और ये जाकर उन मुल्कों के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन मुल्कों के अंदर जाकर पना लेते हैं। हमारे मुल्कों के अंदर कानून बनाने वाले भी यही लोग होते हैं, और ये इस तरह का कोई कानून नहीं बनाते जो कि इनके इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता हो, यानी एक्स्ट्रेडिशन का कानून। अब देखिए, चाइना और हांगकांग के साथ जो एक्स्ट्रेडिशन का मसला चल रहा है ये बड़ा मशहूर है। उसकी वजह यह है कि हांगकांग एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है सीआईए के अंडर, और रॉ उसमें जो है ना वो पेनिट्रेट कर रहा है, इसराइल कर रहा है किसी तरीके से चाइना को लट डाउन करने के लिए। तो हांगकांग ने एक बड़े एहतजाज किए कि एक्स्ट्रेडिशन के कानून को हम नहीं मानते, उसको सस्पेंड करते हैं, और चाइना हम पर ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। मकसद कहने का क्या है कि कोई वो मुल्क जिसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसके सियासतदान और अस्करी क़यादतें कभी नहीं चाहेंगे कि ये बतौर कानून इंट्रोड्यूस करवाया जाए एक्स्ट्रेडिशन, क्योंकि कल को ये भी मुजरिम है, इन्होंने भी भागना है और इनको भागने का रास्ता चाहिए। इसलिए अवाम को इस वक्त फोकस करना चाहिए कि ये दी बेस्ट टाइम है एक्स्ट्रेडिशन कानून और बिल को पास और ट्रीटी साइन करवाने के लिए। उसकी वजह यह है कि सिर्फ नवाज शरीफ का मसला नहीं है, आने वाली नस्लें क़यामत तक, जब तक ये मुल्क रहेगा, हमारे सियासतदान, हमारे फौजी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स इस हमारे पैसे अवाम के टैक्स को चोरी कर कर बाहर भागने की जुर्रत करें तो उनको यह इल्म हो कि कानून मौजूद है कि हमें किसी तरीके से लाया जा सकता है। अभी ये धड़ल्ले से और जनाब पूरे जोश से जो गंद करना चाहते हैं करके निकल जाते हैं, और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं होता। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है कि एक्स्ट्रेडिशन का कानून क्यों जरूरी है, इस वक्त इसकी आवाज क्यों उठानी चाहिए, और क्यों जरूरी है कि बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर इस कानून को महफूज किया जाए। अच्छा, ये तो हो गया कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर और एक्सट्रेडिशन के हवाले से जो एक ताल्लुक कायम इस वक्त होता है, बेस्ट टाइम है ये करने के लिए। मरियम नवाज वो तोता है जिसके अंदर नवाज शरीफ की जान है। नवाज शरीफ साहब को बकायदा पहले निकलवाया गया। अब मरियम नवाज साहबा जो मौजूद है यहाँ पर, ये पूरा इनका पासपोर्ट ले लिया गया। पूरा जोर है कि किसी तरीके से इनका पासपोर्ट वापस दिया जाए और ये भी मुल्क से वापस जाए, और फिर वो खामोशी होगी। और ये डील हुई थी, मगर डील ये हुई थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और हम इनको सुकून, मगर नवाज शरीफ साहब बाहर बैठकर तकरीरों पर तकरीरें झाड़ रहे हैं और गंदी डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं। तो कैप्टन सफदर साहब जो हैं, इसके ड्रामे को तैयार किया गया जो बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। उसकी जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है तो हर देखने वाले ने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, ये मौलानायत के जो है ना नाम पर धब्बा,
ये कहते हैं जी रेंजर्स ने दरवाजे तोड़े, वो उसके अंदर एक भी रेंजर का सिपाही दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरीके से जो मरियम नवाज कहती है कि दरवाजा तोड़ा गया, तोड़कर अंदर घुसे हैं और चादर चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल किया गया है, ये अंदर से निकाल कर लेकर आए। वो भी सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने चाह रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंतशार फैले। इंतशार फैलने के बाद इंटरनेशनल दुनिया को, कम्युनिटी को ये तासुर जाए कि आप यहाँ कोई इस्तेहकाम नहीं है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना, यहाँ पर आना, इस मुल्क को बेहतर समझना और इसको रेटिंग में ऊपर लेकर जाना, ये किसी तौर पर भी फायदेमंद नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस वक्त इसके ऊपर चीख चिल्ला रही है। ये आपके सामने डैनियल ब्रूस हैं जो हेड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके हैं, वो कहते हैं कि ऐसे पॉलिटिशियंस जिनको मुजरिम साबित कर दिया गया है करप्शन के नतीजे में, उनको बरतानिया के अंदर सेफ हेवन नहीं मिलनी चाहिए। उनको ये मौका ना मिले कि वो अपनी दौलत से यहाँ इस्तेफादा हासिल कर। अब देखें, नवाज शरीफ जो है वो फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठकर बात कर रहा है जिसके नतीजे में वो कन्विक्टेड है, एवन फील्ड के अंदर। उसको यहां पर होना चाहिए। अब यूके के बारे में ये तासुर जाता है। देखिए, कॉमन बंदा जो है जब वो वेस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसके पासपोर्ट की इतनी इंक्वायरी की जाती है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, फलां एम्बेसी से चेक करो, फलां हाई कमीशन से चेक करो कि जी ये बंदा कन्विक्टेड तो नहीं है, इस बंदे की एफआईआर तो नहीं है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसने जेल तो नहीं काटी, ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस तो नहीं है, टेररिस्ट तो नहीं है। ये सारी इंक्वायरीज की जाती हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे जैसे गरीब मुल्कों के वो पॉलिटिशियंस, वो फौजी और वो ब्यूरोक्रेट्स जो यहाँ का पैसा लूट कर बाहर चले जाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई इंक्वायरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि पूरी प्लानिंग के साथ, और ये इनको सेफ हेवन मिली हुई है, ये एक बहुत बड़ा इतरा। अब हकीकत यह है कि एफ ए टी एफ की मैं बात करने लगा हूं। एफ में अभी जो कल हमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल ग्रे लिस्ट के अंदर, अच्छा कुछ लोग, मैं इस पर भी बात कर दूं, कुछ लोग कह रहे हैं जी इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया। इंडिया तो कई दिनों से ये बात कर रहा था। देखें, इंडिया ने तो पहले से ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान अनलाइकली टू एग्जिट एफ ग्रे लिस्ट। अच्छा, इसी तरीके से आप देख लें कि इन्होंने एक दिन पहले, यानी सुबह के दिन, सुबह के टाइम इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान स्टिल अ हेवन फॉर टेरर, इंडिया सेज ऑन एफ डिसीजन। अच्छा, ये इनकी अखबारों के अंदर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से यही तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान तो अभी भी। अच्छा, ये शिया सुन्नी का फसाद जिसके ऊपर मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं, इसी तरीके से सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार पैदा करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये तासुर दिया जाए कि बाहर बैठकर जो लोग यहाँ पर एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ये एक फॉरेन फंडिंग है। एक ट्रेस करना चाहिए, एक ट्रायल होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है, सियासी इंतशार की भी और फिरका वारियत और दहशतगर्दी के इंतशार की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दो चीजें रिलेट है। यानी एफ में 27 पॉइंट बयान किए गए थे जो पाकिस्तान ने अचीव करने थे। इंटरनेशनल लीगल सिस्टम को अचीव करने के लिए टफ कंडीशंस दी गई थी एफ की तरफ से। वो 27 पॉइंट से टोटल, उनमें से 21 पॉइंट जो है पाकिस्तान ने अचीव कर लिए थे। बेसिकली ये जो सिटिंग्स है एफ की होने वाली थी जून और जुलाई के अंदर, मगर फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये अक्टूबर में 21 से लेकर 23 के 3 दिनों के अंदर ये सिटिंग्स हुई एफ की। उसमें जो एफ के जो चेयरमैन है, एफ के जो मेन पर्सन है, उन्होंने, जनाब जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान के इकदाम से हम जो है ना वो हमें मस्बत एक असर मिलता है और हम मुतमईन है। अच्छा, इंडिया कहना शुरू हो गया जी स्टिल ग्रे लिस्ट है पाकिस्तान। अच्छा, हमारे जो लोग हैं, सहाफी हजरात हैं, वो लोग परेशान है कि जी हम खुशी मनाएं या गम मनाएं कि स्टिल इन ग्रे लिस्ट। मेरे दोस्तों, अपने माइंड को क्लियर कर लो। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी अचीवमेंट स्टेबिलिटी है। जिस जगह पर हम हैं हमें वहीं रहना है, हमने अभी ग्रो नहीं करना। हमें इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए। हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे, हम ड्रॉप हो रहे थे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री जो है वो स्टेबिलिटी है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का रहना अब ये रहेगा फरवरी 2021 तक। 6 पॉइंट से सिर्फ, यानी आपने ऑलमोस्ट 3/4 जो है वो अचीव कर लिया हुआ है, एक हिस्सा बाकी है। यानी 6 पॉइंट्स है, और वो 6 पॉइंट्स भी जो है वो रिलेटेड है नवाज शरीफ साहब और इस तरह के जो बाहर के बैठे हुए। मैंने क्यों कहा है कि एक्स्ट्राडिशन का कानून और एफ इस वक्त बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे लिए कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रख सकें कि हमें, अगर आप चाहते हैं कि ग्रे लिस्ट से निकलकर हम व्हाइट लिस्ट में आए या हम अप्रूव अपने आप को कर सकें कि हम टेरर फाइनेंसिंग के अंदर, इसी तरीके से कोई मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर हम मुलव्वस नहीं है, तो हमें एक्स्ट्राडिशन का कानून साइन करने के लिए एफ यूएन के ऊपर प्रेशर करे। उसकी वजह कैसे है देखें।
जितने दहशतगर्द हैं, जितने सियासी पनाह गुज़ीन हैं, जितने ड्रामे, वो सारे के सारे मुल्क से बाहर। अब ये दाऊद इब्राहिम का नाम हमारे साथ जोड़, वो दुबई के अंदर बैठा है। अच्छा, अकबर भुगटी के जितने बीएलए को टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे दुबई के अंदर मीटिंग करते हैं। टीटीपी की मीटिंग दुबई और कतर के अंदर होती है। अच्छा, इसी तरीके से यूके के अंदर कई बैठे हुए हैं। डॉक्टर असीम फारूक का मर्डर होता है, अल्ताफ हुसैन पर 2010 के अंदर इल्जाम लगता है, अल्ताफ हुसैन कहाँ बैठा हुआ है? ये सारे के सारे बैठे हुए हैं यूके के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से कराची के अंदर जो टारगेट किलिंग करते हैं, वो सारे साउथ अफ्रीका से जाकर साउथ अफ्रीका का एक विंग है पूरा एमक्यूएम का, जो लंदन से ऑपरेट होता है, मलेशिया से ऑपरेट होता है, थाईलैंड से ऑपरेट होता है, ये सारे वहां जाकर बैठे हैं। हमें इस वक्त कानून किसकी जरूरत है? एक्सट्रेडिशन की। एफएटीएफ के जो 6 पॉइंट्स हमने पूरे नहीं किए हैं, उनका ताल्लुक टेररिस्ट के साथ है। अच्छा, ये जी हाफिज सईद का ट्रायल किया गया, हाफिज सईद नजरबंद है। मसूद अजहर, ठीक है जी, जैश मोहम्मद का वो अंदर, लश्कर तैयबा का जो है ना वो लखवी, अब्दुलरहमान लखवी, वो भी नजरबंद है, जेल के अंदर है। तो हम जितने काम इसी तरीके से कोई इस वक्त फिरका वारियत फैलाने की कोशिश करे, उसको अंदर किया जा रहा है। तो एफएटीएफ का जो एक्शन प्लान है उसको फॉलो किया जा रहा है, मगर हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि हमें एक्स्ट्राडिशन इस वक्त ट्रीटी साइन करनी है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्स्ट्राडिशन सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं, हर आने वाले उस मुजरिम के लिए होगी जो पाकिस्तान से पैसा उठाकर बाहर भागने की कोशिश करता है। इस तरह यहां पर मैं जो पीटीआई है उसके कुछ जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी गिनाना चाहता हूं कि जो कानून साजी उन्होंने की, देखिए 21 पॉइंट्स पर उन्होंने अमल किया, ये बहुत बड़ी बात है। जुलाई के अंदर सेनेट में 2 बिल्स पास होते हैं जो टफ कंडीशंस पर और लीगल सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसको अप्रोच करने के लिए बनाया गया। अगस्त के अंदर ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन होता है जिसमें 4 बिल पास होते हैं जो एफएटीएफ के एक्शन प्लान के तहत बनते हैं। ये सितंबर अभी रिसेंटली जो है 15 लॉज पास हुए हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम आने वाले जो करीब मुल्कों जहां से टेरर फाइनेंसिंग और टेरर जो है वो एक्सपोर्ट होती थी, जैसे ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, और बलूचिस्तान वगैरह के हमारे दूसरे एरियाज हैं जहां से हो रही थी, और इसी तरीके से जो फाइनेंसिंग शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी इन सबको होती थी, उसको भी हम कट डाउन शट डाउन कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी यह है कि एक्स्ट्रेडिशन बिल बनाया जाए। डिपोर्टेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। डिपोर्ट आप एक बंदे को करा लेंगे, और डिपोर्ट होता है टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट। डिपोर्ट करने के लिए एक गवर्नमेंट उसकी स्वाबदीद है, यूके की मर्जी है वो डिपोर्ट करे ना करे, इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बहरहाल एफएटीएफ के अंदर हमें ग्रीन लाइन के अंदर रखा गया है, रिमेन ऑन ग्रे लिस्ट ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए स्पेशल रखा गया, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो ग्रे लिस्ट के अंदर स्टिल रहने का जो हमें फायदा होगा ना, वो फायदा ये होगा, हमारी करेंसी स्टेबल रहेगी, बल्कि अब आने वाले वक्त के अंदर स्ट्रांग होगी, हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। जो लोग समझ रहे थे कि ग्रे लिस्ट से आगे हम ब्लैक लिस्ट में फॉल कर सकते हैं, तो वो इस वजह से इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी। बहुत सी इंटरनेशनल जो वफ्द हैं वो कंट्रीब्यूट करने के लिए रुके हुए थे। मगर इसके साथ साथ हमें नुकसान भी है। नुकसान ये होगा कि वो अथॉरिटीज जिस तरह के आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और यूरोपियन यूनियन वगैरह इस तरह के दूसरे कंट्री, वो हम पर फाइनेंशियली थोड़ी सी अदम एतमाद का इजहार करेंगे। मगर वो मदद करते रहेंगे, मगर उनके ऊपर एक प्रेशर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से रहेगा कि हम एफएटीएफ के अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर है। ग्रे लिस्ट का ये भी होता है कि जो एफएटीएफ का वॉच डॉग है वो आपके जो एमओयूज होते हैं, जो कि आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, तो उसके जो मुआहदे होते हैं उनको वो चेक करते हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और ये कहाँ को जाएगा, और इसका जो रेवेन्यू है वो कहाँ पर खर्च होगा। अच्छा, फिर वो जो कर्जे हैं वो किस तरीके से अदा हो, तो वो नेटवर्क जो पूरा ट्रायल है और पूरा एक सिस्टम है, उस पूरी चेन को वो एक्सपोज रहता है एफएटीएफ के वॉच डॉग के सामने। ये हमारे लिए जरा मुश्किल काम होता है, मगर अभी पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम ग्रे लिस्ट के अंदर स्टेबल रहे हैं, और इसमें आने वाले वक्त के अंदर हम मजीद इकदाम कर सकते हैं। फरवरी तक हमारे पास टाइम है बड़ा मुख्तसर सा। तो एक्सट्रेडिशन बिल, इमरान खान साहब ने कहा मैं पर्सनली वहां पर जाऊंगा। इमरान खान साहब को पर्सनली जाना चाहिए, मगर सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं, क्योंकि अब अगर आप सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट करेंगे तो ये तासुर ठीक हो जाएगा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, एक इंतकामी कार्रवाई की जा रही। हमें अल्ताफ हुसैन भी चाहिए, हमें साद डार भी चाहिए, हमें हसन हुसैन, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी चाहिए, उसके बच्चे भी चाहिए, हमें नवाज शरीफ भी चाहिए, हमें यूके के यूएई के अंदर से वो सारे के सारे गुंडे और दरिंदे भी चाहिए जो टारगेट किलिंग करते रहे हैं। मलेशिया, थाईलैंड और साउथ अफ्रीका से भी हमें वो गुंडे चाहिए। इसलिए एक्सट्रेडिशन का बिल, ट्रीटी ये पास होनी चाहिए। इस चीज को आप ट्रेंड में लेकर आए, इसके ऊपर इस वक्त बात करें। डिपोर्टेशन इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज द राइट टाइम टू साइन अ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी
ऑन द इंटरनेशनल ग्राउंड। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी तरह की मजीद करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। दोस्तों का ख्याल रखें और नून लीग लंदन से परहेज करें। बहुत शुक्रिया।